मुश्किलों का दौर होता है, कभी बीवी बीमार है, कभी खुद बीमार है। ये जो दिनचर्या मैंने अपने पिछले वीडियो में देखे, मेरा सर्च करके, ये मैंने पेशेंट के लिए नहीं दे रखी है। सिर्फ अमोनिया उसी में जज्ब हो रहा है जो खतरनाक जहर है। हमसे ज़्यादा समझदार तो हमारी पिछली पीढ़ी, हमारी माँ दादी वो थी। आज ना तो हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है। इन तीनों के बिना जीवन नहीं है। कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। इस दिनचर्या को फॉलो करना ही करना पड़ेगा अगर जीना है तो। नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बीमारी की जो कि दिनों दिन महामारी की तरह हर घर में फैलती जा रही है और ये बीमारी है कैंसर। आज हर तीसरा आदमी कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है और चाहता है कि किसी भी तरीके से निजात मिल जाए। इसके लिए नेशनल खबर पहल कर रहा है और आज नेशनल खबर की पूरी टीम हरियाणा के अटेली मंडी में आरआर हॉस्पिटल में मौजूद है। एक ऐसा संस्थान जो कि वर्षों से जो हमारी पैथी चली आ रही है आयुर्वेद, उसे आगे बढ़ाने का, उससे आपको ठीक करने में योगदान दे रहा है और कैसे कैंसर से आप निजात पा सकते हैं, कैसे आयुर्वेदिक तरीके से आपको कैंसर जैसी बीमारी से निजात मिल सकता है। आज इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं आरआर हॉस्पिटल के चेयरपर्सन आचार्य रमेश कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आज एक गंभीर बीमारी है, एक गंभीर मुद्दा है। कैंसर जैसी बीमारी जो है आज लोगों में बहुत तेज़ी से देखने के लिए मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हर तीसरा आदमी जो है कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित है। कैंसर होने का कारण क्या है? कैंसर होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो, सबसे पहला कारण तो किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन करना, अधिक शराब पीना, नशा करना, वो भी एक कारण है जी। या फिर बंदा किसी रेडिएशन के संपर्क में आ जाए, खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में, उसको भी कैंसर हो जाता है। या किसी बेंजीन जैसे केमिकल के संपर्क में आ जाए, उसको भी कैंसर हो जाता है। तो ये पुराने कारण जो आज भी बरकरार हैं। मेरा ये मानना है कि आज का जो ये इतनी तेज़ी से कैंसर फैल रहा है, इसका मेन कारण हमारा फूड ग्रेन और हमारी लाइफस्टाइल है। जिस प्रकार से हम पानी का दोहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम फसलों के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। कैंसर का ही नहीं, सब बीमारियों का। तो हमें इससे बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय ढूंढने होंगे, उनको समझना होगा ताकि इस महामारी से बचा जा सके और उन पर अमल भी करना होगा। बिल्कुल सर, आपने जिक्र किया कि पानी का आज हम लोग दोहन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। पानी से कैसे कैंसर संबंधित है या फिर कोई भी बीमारी पानी से कैसे संबंधित है? जहाँ जिस स्टेट में अधिक मात्रा में पानी है, वो अंधाधुंध पानी का दोहन करते हैं और अंधाधुंध ही रासायनिक और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। जहाँ पानी कम है वहाँ तो सीमित मात्रा में करेंगे, और जहाँ पानी अधिक है वहाँ खाद, रासायनिक खाद डाला, कीटनाशक डाली, पानी लगा दिया फसलें बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए। तो वो भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। और अगर कई स्टेजेस पे ये कैंसर जो है बढ़ता जाता है, धीरे धीरे लोगों को पता भी नहीं चलता। तो अगर मैं आरआर हॉस्पिटल की बात करूं, आयुर्वेद की बात करूं, आप किस स्टेज तक के लोगों को ट्रीट करते हैं? देखो मैम, मेरे पास तो मोस्टली 3rd और 4th स्टेज के पेशेंट आते हैं और मैं सलाह देता हूँ कि आदमी को अपनी जांच करवा के पता कर लेना चाहिए। अगर 1st और 2nd स्टेज में भी, 1st स्टेज में और 2nd की शुरुआत में भी अगर इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठ के पेशेंट इलाज कर सकता है, उसको पैसा वेस्ट करने की ही ज़रूरत नहीं है। जैसे अपनी रसोई के माध्यम से, हम अपनी रसोई को पहले डिस्पेंसरी बोलते थे। डिस्पेंसरी में जो मसाले, आज मसाले जिनका नाम दे रहे हैं, ये हमारे नाम थोड़ी है, तो मुग़ल लोग लेके आए थे। हम तो उनको औषधियाँ कहते थे। हमारी जो ये औषधियाँ होती थी ना, ये कैंसर के उपचार के लिए, हर बीमारी के उपचार में काम आती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। आज कोई बहुत बड़ा अमीर है, बहुत बड़ा गरीब है, सबके रसोई में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें नुकसान करती है।
कई लोग ऐसे होते हैं जो कीमो करा चुके हैं, रेडिएशंस ले चुके हैं। मैं कई ऐसे पेशेंट से भी मिली हूँ जो कि हर चीज़ जो ट्रीटमेंट होता है वो हर पैथी से करा चुके हैं। क्या आपके पास अगर वो आते हैं तो क्या आप उन लोगों को ट्रीट कर सकते हैं? जी, कीमो रेडिएशन के बाद भी अगर पेशेंट अपने आप को संभालता है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता है और समय से दवा लेता है, 100% ठीक होता है। अगर पेशेंट में दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है कि मुझे इस बीमारी से निजात पानी है, वो ठीक होता है। अगर पेशेंट ये सोचता है कि यार भाई मरना है, अब तो कैंसर हो गया, मरना है, कैंसर एक अफवाह बना हुआ है, कैंसर हो गया मरना है, उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन जिसने ये सोच लिया ना कि मुझे इस बीमारी से निजात पानी है, वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करे, दवाएं ले किसी एक्सपर्ट से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा और अपना जीवन जो है ना पूरी तरह से गुजारेगा। तो ये सारी चीज़ों में एक चीज़ जो निकल कर आई है वो ये है कि आपका दृढ़ निश्चय है, आपका जो मनोबल है वो आपको बाहर निकालने में मदद करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये सच्चाई है। और अगर मतलब कैंसर की दवाइयों की मैं बात करूं तो आप खुद ही, मैंने पहले भी कई वीडियोस में दिखाया है कि आप किस तरीके से तैयार करते हैं, तो वो एक बार प्रोसेस मुझे आप बता सकते हैं? अगर मेरा कोई न्यू व्यूअर है वो देख रहा है तो वो कैसे जाने कि आप कैसे तैयार करते हैं खुद दवाइयों को? ये जितने भी दवाइयाँ हम बनाते हैं कैंसर की, ये सब पंचगव्य थेरेपी से तैयार होती हैं। पंचगव्य का मतलब है गौ माता के 5 प्रोडक्ट, इन्हीं से। अब सबसे ज़्यादा गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। गौमूत्र में एक ऐसा केमिकल हमें मिलता है जो कैंसर को हराने में सक्षम है। और भी औषधियों में बहुत सा मिलता है, हर प्रकार की औषधियों में तो नहीं होता, लेकिन बहुत सी औषधियों में ये करक्यूमिन नाम का केमिकल पाया जाता है, जिनको हम अलग अलग तरीके से, एक प्रकार का अर्क अगर तैयार करते हैं तो उसमें किसी में 6 प्रकार का, किसी में 9 प्रकार का, किसी में 10 प्रकार का औषधियाँ कूट के सूती कपड़े में बांध के और गौमूत्र में डाल दिया जाता है। एक बड़ा बर्तन होता है लोहे का, जिसमें हम 15 लीटर गौमूत्र डालते हैं, प्लस वो औषधियाँ डाल देते हैं बांध कर। उसको बर्तन को सील कर दिया जाता है। उस साइफन के जरिए भाप बनता है, टैंक में जाता है, टैंक में पानी होता है, उस भाप को ठंडा करता है और एक एक ड्रॉप करके वो निकलता है। 15 लीटर अगर हम गौमूत्र लेते हैं तो उसमें 3 लीटर अमोनिया एक खतरनाक जहर है, जिसे हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो 10-12 घंटे भट्टी चलती है, 3 लीटर अमोनिया निकालना पड़ता है, 3 लीटर पीछे वेस्ट भी बचाना पड़ता है और 3-4 लीटर जल भी जाता है। तो मुश्किल से जो है 10 बोतलें, 5 या 5.5 लीटर अर्क हमें शुद्ध अर्क तैयार मिलता है, जो शीशे की तरह, बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र होता है। कुछ लोग ऐसे मेरे पास आते हैं कि मैं 6 महीने से गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी उनको ये सजेस्ट है, ये सुझाव है मेरा कि गौमूत्र का सीधे तौर पे इस्तेमाल ना करें। गौमूत्र नुकसान भी करता है। एक तो पेशेंट वैसे ही जला हुआ होता है बीमारी से, तो ऊपर से हम उसको सीधा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि गौमूत्र के बैक्टीरिया ख़त्म हो गए क्या? आपने गौमूत्र उठाया, हल्का गर्म किया, नहीं किया और पी लिया उसको, ऐसा नहीं है। गौमूत्र का हमेशा अर्क इस्तेमाल करें या गौमूत्र को गर्म करें, बहुत अच्छे से उबालें उसको, उसमें जो अमोनिया आता है ऊपर, झाग जिसे अमोनिया कहते हैं, उसको चम्मच से निकाल के बाहर करें। उसके बाद में उसके 1-2 ढक्कन का इस्तेमाल आदमी ठंडा करके ले सकता है पेशेंट। ऐसा नहीं है कि सीधा उठाया और गौमूत्र को हमने इस्तेमाल कर लिया। फिर और भी कई कारण हैं, जैसे 2 साल से कम बच्चा ना हो, कुबड़ निकला हो, देसी गाय हो, सुबह सुबह कर ले, मिट्टी के बर्तन मिले, शीशे के बर्तन मिले, एक बार मिल लिया हुआ एक ही बार इस्तेमाल करें। प्रेग्नेंट ना हो, ब्याने वाली ना हो गाय, ब्याह गई तो 45 दिन तक का गौमूत्र हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गौमूत्र लेने के फ़ायदे हैं, लेकिन उसके तौर तरीके कुछ अलग हैं, वो पेशेंट नहीं कर पाता। बिल्कुल, एक डॉक्टर, एक जो विशेषज्ञ होता है वही समझ सकता है। और सर और भी नई बीमारी पकड़ लेता है वो, अगर सीधा गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसको तो गौमूत्र कितना गर्म होता है। तो पहले ही पेशेंट जला हुआ है अंदर से बीमारी से और ऊपर से गौमूत्र पी रहा है, ऐसे नहीं पीना चाहिए, मेरा सुझाव है ये। और जिसको भी ये कैंसर हो जाता है, जिसको पता लगता है, वो अपनी हिम्मत ना हारे, अपना मनोबल बढ़ाए और किसी एक्सपर्ट से अपनी जांच करवा के वहाँ अपना इलाज करवाए। बिल्कुल।
इस बात को सर हर वीडियो में दोहराते हैं कि वो कैसे जो मेडिसिन्स हैं वो बनाते हैं और किस तरीके से उस मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सर आपसे इलाज के बारे में बात करूं अगर मैं, तो सिर्फ आप दवाइयां देकर इलाज करते हैं, जो आप मेडिसिन्स बना रहे हैं सिर्फ उससे इलाज करते हैं या कोई और तरीका भी है? नहीं, सिर्फ उसी से इलाज करते हैं। जो दवाइयाँ हम बना रहे हैं, हम ना तो पेशेंट को एडमिट करते, पेशेंट से 1-1.5 घंटे कम से कम मैं काउंसलिंग करता हूँ, उसे समझाता हूँ। जब अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाता है तभी मैं उसको दवा देता हूँ। अच्छा, और कैंसर वापस आने के कई चांसेस रहते हैं कि एक बार अगर ट्रीट हो गया उसके बावजूद फिर से कैंसर आ जाता है, नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर पूरे तरीके से पूरा कोर्स अगर पेशेंट लेता है तो दोबारा बनने के चांस नहीं होते। और सर जो कोई पेशेंट है जो यहाँ से हरियाणा से बाहर रह रहा है, वो आपसे कैसे संपर्क करे और वो यहाँ पर क्या आ सकता है? कोई ऐसी व्यवस्था है आपके पास रहने की? जो दूर दराज से पेशेंट आते हैं और उनको वापसी जाने का समय नहीं बचता है तो हमारे यहाँ 1 दिन 2 दिन रुक सकते हैं। रुकने की व्यवस्था है। एडमिट नहीं करते पेशेंट को, 1 महीने की दवा दे के हम उनको घर भेजते हैं। बाकी मेरा फ़ोन नंबर है, 24 घंटे खुला होता है। वो अपनी रिपोर्ट मेरे को भेजता रहता है कि पेशेंट किस कंडीशन में। अच्छा, जी। और ऐसा कोई ऑनलाइन सर्विसेज जिससे दवाइयाँ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जो दूर दराज से पेशेंट नहीं आ सकते वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, रिपोर्ट देख के हम उनको दवा भेज देते हैं कुरियर से। अच्छा सर, कैंसर की जो दवाई है, ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज़्यादा आजकल महंगी है, लोगों की जेब के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही है। जो आपका ट्रीटमेंट है क्या वो आम आदमी के लिए है या नहीं है? नहीं, हमारी औषधियाँ कोई महंगी नहीं है। 1 महीने की लागत दवाओं की 9,000 रुपये फिक्स। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। एक और सवाल इसी के साथ उठता है सर कि कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करते हैं, पेशेंट ठीक हो या ना हो उन्हें उससे मतलब नहीं है, उन्हें बस पैसों से मतलब होता है। क्या आपका भी ऐसा कोई मंशा है कि आप पेशेंट के साथ कुछ अपने प्रॉफिट के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मेरे पास लच्छेदार बातें हैं। मेरा तो ये सुझाव है पेशेंट को कि जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी छोड़ रखी है कि कैंसर पेशेंट की दिनचर्या क्या हो। सबसे पहले वो मेरा वीडियो देखें, यूट्यूब पे सर्च करें, अपने दिनचर्या को बदलें और खान पान में बदलाव करें और फिर किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से अपना इलाज करवाएं। इलाज ज़रूरी है। इलाज बिल्कुल। हाँ, मैं किसी को भी अपनी तरफ आने के लिए आकर्षित नहीं करता कि मेरे पास कोई आए और दवा, मैं नहीं चाहता कि कोई पेशेंट मेरे पास आए। अपने घर में अपनी रसोई के माध्यम से पेशेंट अपना फर्स्ट और सेकंड स्टेज की शुरुआत तक का इलाज कर सकते हैं। और निराश ना हो पेशेंट, घबराए ना, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अपना मनोबल बनाए रखे, श्योर ठीक हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि आप घर पर ठीक होना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगाना या फिर दवाइयों से अपनी ज़िंदगी को बेहाल करते रहना, इससे बेहतर ये है कि आप घर पे रहिए और वहाँ ट्रीट होइए। सर इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे हम यहाँ पर हरियाणा के अटेली मंडी में मौजूद हैं, आपका हॉस्पिटल भी यहीं है, आप दवाइयाँ भी यहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या अटेली मंडी के अलावा भी कहीं पर आपके ब्रांचेस हैं जहाँ पर आप खुद जाते हों, मरीज़ों को देखते हों? जी, दिल्ली के नांगलोई के कमरुद्दीन नगर में हर संडे को 9 बजे से 4 बजे तक मैं खुद बैठता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो लेकिन आने वाला पेशेंट पहले अपॉइंटमेंट ले, उसके बाद हर संडे को मेरे से वहाँ मिल सकते हैं 9 बजे से 4 बजे तक। अच्छा जी, सुबह 9 से 4 के एक बात मैं अपनी तरफ से और कहना चाह रहा हूँ। जी 60 साल तक या 58 साल तक आदमी रिटायरमेंट के दौर तक, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में है, या कर्मचारी है, नहीं है, व्यापारी है, कोई भी है, किसी वर्ग से है, उसके मन में ये उधेड़बुन होती है कि मैं 60 साल के बाद में ये करूँगा, वो गाड़ी खरीदूँगा, बच्चों के लिए ये करूँगा, उनकी एफडी करूँगा, मकान बना के दूँगा उनको, ये करूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। जब वो रिटायरमेंट होता है ना, जब पगड़ी बांध के घर जाता है, उस दिन उसे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि आज मैंने अपनी सर्विस पूरी करके मैं अपने कुशलता से घर आ गया हूँ। लेकिन अगले दिन से उसका जो दौर शुरू होता है ना, बड़ा मुश्किल भरा होता है, मुश्किलों का दौर होता है। कभी बीवी बीमार है, कभी खुद बीमार है, बचे हुए उसके साल हॉस्पिटल और घर, कभी बेटा बीमार है, कभी पोता बीमार है, कभी बेटे की बहू बीमार है ना। तो मैं ये सुझाव देना चाह रहा हूँ कि आदमी
चाहे हो ये जो दिनचर्या मैंने अपने पिछले वीडियो में देखे, मेरा सर्च करके, ये मैंने पेशेंट के लिए नहीं दे रखी है। सिर्फ इस दिनचर्या को फॉलो करना ही करना पड़ेगा अगर जीना है तो। हर चीज़ में आज क्या बताऊँ मैं, रोटी बनाता हूँ, बनाते हुए देखता हूँ किसी को सीधी गैस पे रोटी फेंक रहे हैं, तवे से उतार के गैस पे फेंक रहे हैं, गैस के ऊपर रोटी बना रहे हैं। प्रेशर कुकर का खाना जिसे हम कहते हैं कि भाई जल्दी बन गया, जल्दी खा लेंगे, बनता नहीं है वो। अमोनिया उसी में जज्ब हो रहा है जो खतरनाक जहर है। हमसे ज़्यादा समझदार तो हमारी पिछली पीढ़ी, हमारी माँ दादी वो थी, वो अमोनिया को निकाल के बाहर करती थी चम्मच से। उनको ये पता था कि ये खाने के मतलब का नहीं है। हमें ये पता है कि ये खाने के मतलब का नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं उसको। तो मेरा जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मेरा उनसे ये सुझाव है कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। क्यों? आज ना तो हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है। इन तीनों के बिना जीवन नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा अंत में कि अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में ज़रूर सुधार करें। बाहर का जंक फूड जिसे हम फास्ट फूड लोग आजकल कह रहे हैं, उसका ना के बराबर सेवन करें। मैदा के प्रोडक्ट जो भी है डाइजेस्ट नहीं हो पाते किसी भी तरीके से, कोई भी खाए उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जंक फूड का इस्तेमाल ना करके हमें अपनी पुरानी परंपरा पर लौटना पड़ेगा। बस यही विचार है मेरा। बहुत शुक्रिया सर, और ये बहुत उम्दा विचार है आपके। धन्यवाद। तो ये कैंसर पे जो है ये पूरी चर्चा थी कि आखिर कैंसर का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक तरीके से कैसे हो सकता है। और इस पूरे ख़ास बातचीत में जो सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि कैंसर पानी से भी फैल सकता है। इस बात को गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई विशेषज्ञ ही ऐसा बता सकता है कि कैसे जो पानी आप पी रहे हैं, जो गंदा पानी पी रहे हैं, जो फसल, जो खाना आप खा रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं, जो फर्टिलाइजेशन के तरीके यूज़ किए जाते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर जो है आज एक बड़ी बीमारी के तौर पे उभर रहा है। तो इस चीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। और ऐसे ही और ख़ास इंटरव्यू के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए। इसी से रिलेटेड और कई इंटरव्यूज़ हैं जिनका आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नेशनल खबर अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।